नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 16वीं कड़ी पर में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जिन महापुरुषों के बारे में चर्चा की, आपने देखा कि हम बताते आ रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन करके एक तरह से उन्होंने अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर ली। पिछले बार हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो सुभाष चंद्र बोस, उसके पहले भगत सिंह जैसे नौजवानों की चर्चा की थी। आज वैसे ही एक और नौजवान, और वो है अबुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और नौजवान इसलिए हैं कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह बहुत कम आयु से ही उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अब अबुल कलाम आज़ाद के बारे में चर्चा करने के और भी कारण है, जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कि देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे मुस्लिम नेता जो थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद भी लड़ रहे थे और बहुत सारे नेता थे जो लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने ये सोचा, और सोचा क्या, उन लोगों ने उनके जो गतिविधियाँ हो गई, उन्होंने ये शुरू कर दिया कि देश अगर आज़ाद हो जाएगा तो हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हम लोग अपने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाएं और जहां हम जाके उसको अपने देश के मुसलमानों को, जब नया देश हमारा बन जाएगा तो हम मुसलमानों के विकास और तरक्की करेंगे और उनको इस तरह की अच्छी तरह की रक्षा करेंगे। तो ये भाव बहुत सारे मुस्लिम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमानों को हुआ, और काफ़ी संख्या में मुसलमान इसके समर्थक हुए। और ख़ास करके वो कौन मुसलमान थे? जो बुद्धिजीवी थे, जो जमींदार थे, या जो व्यापारी थे, या जो बड़े तबके के मुसलमान थे। उन्होंने सोचा कि हमारा अलग देश बन जाएगा तो हमारा हित ज़्यादा वहाँ सधेगा, और उन लोगों ने एक पाकिस्तान के नाम से भारत से अलग एक नया देश बनाया। अब्दुल कलाम आज़ाद ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर, जब तक भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तब तक तो उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और जब देश और हमेशा विरोध करते रहे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और पाकिस्तान बन भी गया तब भी वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत में ही रहे। और भारत के लोकतंत्र में करीब 10 साल तक उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भी भारत में अपनी सेवाएं दी, और बहुत से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने और उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ा योगदान किया। तो इसलिए उन पर विशेष चर्चा के लिए कि वो ऐसे सबसे बड़े नेता हैं जो आज़ादी की लड़ाई भी लड़े और पाकिस्तान की लालच में नहीं पड़े, भारत में रह के उन्होंने भारत की सेवा की। अब इनके क्या आंदोलन थे, इसके बारे में चर्चा करने के पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि इनके जीवन का एक संक्षिप्त वृत्तांत आपको बताएं कि अबुल कलाम आज़ाद, इसको आप बहुत सारे भारत में लोग उनको, आज की जो नई पीढ़ी है वो APJ कलाम साहब को ज़्यादा जानती है कि हमारे राष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आज़ाद जी को कम आज की पीढ़ी जानती है, लेकिन आप ये समझिए कि वो बहुत बड़े भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान किया। तो आज की पीढ़ियों को उस दृष्टि से भी उनको जानने और समझने की ज़रूरत है। उनका संक्षिप्त जीवन बताएं कि उनके जो परिवार था वो पहले भारत में रहता था, लेकिन जब 1850 में जो गदर हुआ उसके बाद वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए और सऊदी अरबिया चले गए। लेकिन वहाँ 1888 में अबुल कलाम का जन्म हुआ। आज़ाद तो उन्होंने नाम बाद में अपना रखा, अपना जब लिखने पढ़ने लगे तो उन्होंने, उनका व्यक्तित्व उस तरह का था कि आज़ाद ख्याल के थे, तो उन्होंने अपना नाम तकिया कलाम ये आज़ाद रखा। उनका अबुल कलाम आज़ाद था। वैसे तो उनका नाम समझ लीजिए कि मैं आपको बताऊं तो नाम उनका बहुत लंबा नाम है, और कोई हमको भी नहीं याद हो पाता है कि उनका नाम, लेकिन आपको जानना चाहिए कि उनका असली नाम क्या था ये, क्योंकि ये बहुत लोग उनको ही कहते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, लेकिन उनका नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। इतना लंबा था,
लेकिन आप हम उनकी चर्चा करेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से उनकी हम चर्चा करेंगे। उनके पिताजी पैदा तो हुए 1888 में मक्का में, जो कि सऊदी अरबिया में है, लेकिन वो बाद में वो 1890 में ही चले आए भारत, कलकत्ता में उनका परिवार आ गया और यहाँ उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया। इनके पिताजी बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे। मुस्लिम स्कॉलर मतलब इस्लामी शिक्षण के, इस्लामी ज्ञान के वो विद्वान थे और काफ़ी नाम उनका भी था। वो ये चाहते थे कि अब्दुल कलाम साहब को भी, वो यही चाहते थे कि इनको भी इस्लामी शिक्षा दिला के और इनको भी एक विद्वान बनाएं और बहुत, ताकि इस्लामी शिक्षा के बहुत बड़े स्कॉलर के रूप में उनके दुनिया में नाम। तो इसीलिए इस कारण उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो घर पे हुई। और पहले तो उन्होंने उनको इस्लामिक ग्रंथों का और साहित्यों का उनको पढ़वाया। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद साहब उनके इन पढ़ने के साथ साथ, इस्लामिक ग्रंथों के साथ साथ उनका अपना रुचि थी और उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला सीखा, अंग्रेजी सीखा, फारसी भाषा तो जानते ही थे, उनको सिखाया गया। और भी बहुत सारे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद दर्शन शास्त्र पढ़ा। उन्होंने इस देश दुनिया में जो पाश्चात्य फिलॉसफी थी उसको भी पढ़ा। साथ साथ उन्होंने और भी जितना भी साहित्य हो सकता था, विभिन्न प्रकार के साहित्य पढ़े और दुनिया के तमाम देशों में, तुर्की, इटली और मिस्र और सऊदी अरबिया, बहुत सारे देशों में भ्रमण करके ज्ञान अर्जित किया। तो ये उनकी इस तरह से शिक्षा दीक्षा हुई और इस तरह वो भी बहुत बड़े प्रखंड विद्वान बने। उनके बड़े अच्छे वक्ता थे और वक्ता के साथ साथ वो उनका ये पत्रकार भी बहुत जाने माने पत्रकार बने। फिर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हर तरह से अपना क्रांतिकारियों के साथ पहले शुरुआत की। फिर क्रांतिकारियों के साथ शुरुआत करने के बाद फिर गांधी जी के साथ जुड़े। गांधी के साथ जुड़ने के बाद वो सबसे कम उम्र के 35-36 साल में कांग्रेस के 1923 में कांग्रेस के पार्टी के राष्ट्रीय वो अध्यक्ष बने। उसके बाद इतना ही नहीं है, अध्यक्ष बनने के बाद वो दोबारा 1940 से 45 तक दोबारा वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लगातार 5-6 साल अध्यक्ष रहे। इतना लंबे अवधि तक कोई भी दूसरा कांग्रेसी इतने लंबे अवधि तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। उसके जब ये आज़ाद हुआ तो उसके पहले शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते रहे और 1958 में उनका देहावसान हो गया और मंत्री रहते हुए वो अपना योगदान करते रहे हमेशा। और शिक्षा के जगत पे भी उन्होंने बहुत सारे योगदान किए जो कि आज के लोग जानते हैं और उन पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। अब ये उनका एक जीवन संक्षिप्त में आपका सामने रखा। अब हम आते हैं कि उन्होंने भारत में कौन कौन से, किस तरह से, किन आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई और वही हम लोगों को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है कि वो कौन कौन से भूमिका निभाई। लेकिन जब अब्दुल कलाम आज़ाद अभी मुश्किल से 22-24-25 साल के थे तो उस समय जो देश के हालात थे, जो मुस्लिम वर्ग था और ख़ास करके मुस्लिम लीग पार्टी थी, ये मुस्लिम लीग पार्टी वो ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो उनका दो सिद्धांत था। एक था कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना और अंग्रेज़ों की भक्ति करना। उनका मतलब अंग्रेज़ों से भक्ति किए रहो, अंग्रेज़ों से मिलजुल के, और सिर्फ मुस्लिम के जो इंटरेस्ट है, मुस्लिम के हित की है, उसकी बात करो और किसी देश की आज़ादी से लेना देना नहीं है। और देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति ये इन सब बातों से नहीं है, बल्कि मुस्लिम अपना समुदाय का ध्यान रखो और अंग्रेज़ों की भक्ति बनाए। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल एक तरह से मुसलमानों का देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति का जो भाव था, ऐसा नहीं था कि सभी मुसलमान थे, लेकिन ज़्यादातर जो, यही मैंने कहा, जो जमींदार मुसलमान, बड़े मुसलमान, पूंजीपति जो मुसलमान या पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी थे जो अपने कहते थे, ये लोग उनका धारणा उधर लगा उधर था। आम मुसलमान तो ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन चूँकि उनका वर्चस्व था तो इसीलिए ये सब लोग मुस्लिम लीग से जुड़ के और इस तरह से देश में काम कर रहे थे। उस समय ये अब्दुल कलाम साहब ने कि 24-25 साल की उम्र थी, विद्वान तो थे ही, उन्होंने एक पत्रिका का संपादन शुरू किया और उस पत्रिका का जो नाम है
वो मैं आपको बताऊं, वो महत्वपूर्ण है इसलिए कि उस पत्रिका ने बड़ा इतिहास बनाया। वो पत्रिका था उनका उस ज़माने में छपता था, और वो उनका जो पत्रिका था अब देखिए हमको नाम भूल रहा है, 2014 में इन्होंने अपनी पत्रिका प्रकाशित की। और वो एक तरह से कहिए वो वैचारिक आंदोलन था, और वैचारिक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली। अब्दुल कलाम साहब से अल हिलाल, देखिए वो मिल गया हमें, अल हिलाल पत्रिका उन्होंने छापना 1914 में शुरू किया। और अल हिलाल वैचारिक आंदोलन ये था इस तरह से कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रभक्ति की भावना मुस्लिम युवाओं में भरना ये कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम युवाओं में अंग्रेज़ों के विरोध एक तरह से राष्ट्र भावना की भावना पैदा की, और ये जो राष्ट्र भावना पैदा किया तो उससे एक नई धारा एक तरह से बहने लगी, बिल्कुल विपरीत धारा जो मुख्य धारा के जो मुस्लिम थे, जो इसको बिल्कुल बिल्कुल जहाँ थे उससे अलग हट के उन्होंने ये धारा पैदा की। ये पत्रिका ऐसा था कि ये मुसलमानों को भी बुरा लगने लगा जो उस तरह के जो उस धारा में जुटे हुए थे, और अंग्रेज़ों के लिए तो बहुत ही आपत्तिजनक था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसको बंद करना चाहिए, तो उन्होंने बंद करने के लिए उस पत्रिका को कहा कि आप बहुत बड़ी धनराशि, उनसे कहा कि आप जमानत के रूप में जमा करिए। और उन्होंने इतना पैसा मांगा कि उसमें वो 25 साल का नौजवान कहाँ से इतना पैसा उसको जमा कर दे, तो उन्होंने उसको बंद करा दिया, वो बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने कलाम साहब ने फिर दूसरी पत्रिका शुरू की, और उस पत्रिका का अखबार, ये दोनों अखबार थे, पत्रिका मैं कह रहा हूँ अखबार थे ये दोनों। दूसरा उन्होंने सुना कि अल बलाग नाम से दूसरी पत्रिका शुरू किया अखबार, और ये जो अखबार था ये चलने लगा। लेकिन इसी बीच ये 2017-16 से ये शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और मुश्किल से साल 2 साल ये भी चल पाया और बंद कर दिया। लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि ये कलाम साहब ने एक ऐसी धारा बहा दी युवकों में कि तमाम मुस्लिम युवाओं ने उसमें धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विचारधारा चलने लगी। उसका बड़ा प्रभाव हुआ। एक वैचारिक लेवल स्तर पर मुसलमानों ने ये सोचना शुरू किया कि हम जो है राष्ट्र प्रेम और देश के प्रेम केवल मुस्लिम हितों के बारे में नहीं हमको सोचना है, हमको अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है और देश को आज़ाद कराना है। ये विचारधारा चल पड़ी। अब इसके बाद ये आंदोलन का मैं कहता हूँ कि वैचारिक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने पहला आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसका बहुत प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा। और मुसलमानों में फिर से मैं दोहराऊंगा कि मुसलमानों में एक नई धारा चलने के लिए दूसरा आंदोलन उनका ये वो महत्वपूर्ण है। और दूसरा आंदोलन था कि हिंदू मुसलमानों को अंग्रेज़ों को के विरोध में हिंदू मुसलमानों को एकता पैदा करके विरोध किया जाए। और वो जो एकता पैदा करके विरोध करने का था मौका, वो था खिलाफत आंदोलन ने उन लोगों को दिया। अब थोड़ा आप खिलाफत आंदोलन के बारे में जान लीजिए कि खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन उस समय भारत में एक खिलाफत आंदोलन से मशहूर हुआ, लेकिन इसके पीछे इसका शुरुआत हुई थी तुर्की से। तुर्की में क्या हुआ था कि तुर्की में उस समय एक तरह से तुर्की में उस्मानी साम्राज्य था। उस्मानी साम्राज्य मतलब वहाँ के सुल्तान जो इस्लामी सुल्तान के थे, तो वो साम्राज्य उन्हीं का था। और वो साम्राज्य तो उनका था ही, साथ साथ वो जो मक्का है उसके वो हेड भी माने जाते थे, उसके प्रमुख भी माने जाते थे, और सर्वोच्च खलीफा के लिए वो मशहूर थे। मतलब मुस्लिम धर्म के एक तरह से कहिए कि वो सर्वोच्च खलीफा भी थे, और उनकी अपना साम्राज्य भी था, वो उस्मानी साम्राज्य के नाम से मशहूर था। तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए वो बहुत आदरणीय थे और सारे लोग उनको मानते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 19 में, ये प्रथम विश्व युद्ध चलता था, तो उस विश्व युद्ध में क्या हुआ कि तुर्की के लोगों ने, तुर्की साम्राज्य ने, कही उस्मानी साम्राज्य ने, कि जो मित्र देश हैं उस समय एक तरह से फ्रांस, ये इंग्लैंड
और इस तरह के जो देश थे, इटली, ये जैसे बहुत सारे देश एक मित्र देश बनाए हुए थे। तो इन लोगों ने विश्व युद्ध में जो लड़ाई लड़ रहे थे इनके विपरीत, तो उस्मानी साम्राज्य ने इन मित्र देशों के खिलाफ जो दूसरा पक्ष था उसको मदद किया। तो अब वो पक्ष तो हार गया विश्व युद्ध में, ये मित्र देश जीत गए। तो वो जब हारने के बाद उन लोगों को बहुत नागौर लगा और इस उस्मानी साम्राज्य में बहुत ज़्यादा उन्होंने जुर्माना लगाया कि उस समय बहुत धनराशि का जुर्माना लगाया कि उनको देना पड़ेगा। तो ये जो जुर्माना लगा, इससे उसमें मुसलमानों में ये भावना पैदा हुआ कि ये जो हमारे जो धर्म के श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म के हमारे जो खलीफा हैं, ये उनका अपमान है। और इस नाते पूरे दुनिया में मुसलमानों ने इसके विरोध करना शुरू कर दिया। तो अपने खलीफा के ऊपर ये जो जाति उन समय की गई, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू किया। और भारत में इस खलीफा आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ भारत में भी जगह जगह आवाज़ उठने लगी। उसमें गांधी जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया। और यह मज़ेदार बात यह है कि भारत में उस समय हिंदू और मुसलमानों ने दोनों मिल के इस खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। और ये अब्दुल कलाम आज़ाद साहब उस खिलाफत मूवमेंट के एक तरह से वो मुखिया बन गए। और उसके मुखिया बन के रूप में उस खिलाफत आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस भूमिका को उन्होंने निर्वाह किया। और पूरे देश में बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, हिंदू मुसलमान एक साथ हो गए थे। और एक बड़ा जिसको कहेंगे कि एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। और जबकि यहाँ ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों को बहुत बुरा लगता था कि ये हिंदू मुसलमान की एकता उनको बहुत खटकती थी, क्योंकि वही चाहते थे किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान एक न हो। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों को तो उन्होंने पहले ही मुस्लिम लीग के माध्यम पार्टी बनवा के और उनकी मदद करके कर रखा था। तो इस खिलाफत मूवमेंट से उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि ये तो हिंदू मुसलमान एक हो गए। और इसका प्रभाव भारत में बहुत दिन तक रहा। और इसलिए उसके बाद के खिलाफत मूवमेंट के बाद के आप 1920 के बाद की आज़ादी की लड़ाई देखें तो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने मिल के अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। और अंग्रेज काफ़ी इसके बाद कमज़ोर होते चले गए। तो इसमें उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और ये आंदोलन उन्होंने करके दिखाया कि देखिए, बिना ये एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता और के मसाल कायम की। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब तो ये चाहते थे, अब्दुल कलाम साहब, कि हम एक मिसाल कायम करें हिंदू मुस्लिम एकता का, और तभी हम अंग्रेजों को चुनौती दे सकते। तो वो हमेशा ही मानते थे कि हमको, हमारे चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, भारत में रहने वालों को जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानी हैं, वो अंग्रेजों के नाते हैं। आपस की कोई परेशानी नहीं। अगर अंग्रेज से हमको आज़ादी मिल जाएगी तो हमारी परेशानी भी दूर हो जाती। तो ये दूसरा आंदोलन था। तीसरा आंदोलन एक और महत्वपूर्ण आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, और वो आंदोलन था धारासन का आंदोलन। ये भी जान लीजिए, धारासन आंदोलन भी देश में आंदोलनों को, दुनिया में अगर कोई आंदोलन फैला और जिसका प्रभाव पड़ा दुनिया में, तो वो ये धारासन आंदोलन था। धारासन आंदोलन का पृष्ठभूमि मैंने गांधी जी की चर्चा जब करते हुए किया था आपको, तो बताया था कि किस तरह से नमक आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। तो धारासन सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ। ये नमक आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया था, तो गांधी जी ने तो अप्रैल में 1930 में शुरू किया। और जाके उन्होंने नमक कानून को उसमें तोड़ा, और बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा, और उससे देश में एक बड़ी जागृति आई। लेकिन धारासन एक जगह है, वो भी गुजरात में है, वहाँ अंग्रेज़ों के नमक की फैक्ट्री थी। और उस नमक की फैक्ट्री में अंग्रेज नमक बनाते थे। तो गांधी जी ने मई में एक तिथि घोषणा कर दी कि हम लोग जब इस आंदोलन कर रहे थे उसी समय, तो जैसे उन्होंने नमक तोड़ा, अगला जो उनका कार्यक्रम था ये था कि हम लोग इसको जाके धारासन में नमक फैक्ट्री पर नमक वहाँ से उठाएंगे। कुछ लोग कहते हैं लूटेंगे नहीं, वो वहाँ से नमक उठाएंगे ताकि वो, और ये सब अहिंसात्मक ढंग से होगा, तो अहिंसात्मक ढंग से प्रदर्शन करते हुए वहाँ से नमक हो, ताकि वहाँ फैक्ट्री में नमक न बन सके। तो ये कार्यक्रम घोषित कर दी गई। अब इस कार्यक्रम में घोषणा का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो उसी समय इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही लगा कि अंग्रेजों को ये तो फिर एक उसी तरह से पूरे देश में इसका प्रभाव होगा जैसे नमक तोड़ने का हुआ था। तो उन्होंने गांधी जी और नेताओं को, खास नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया।
अब ये हुआ कि इस गिरफ्तार कर लिया तो इसको कौन इस आंदोलन को चलाए। तो उस समय इस आंदोलन को चलाने के लिए तो उस समय गांधी जी ने कहा कि डेट तो पहले से निश्चित थी कि इस डेट को निश्चित करना है। तो उन्होंने तैयाब साहब और कस्तूरबा, तैयाब साहब एक रिटायर्ड जज थे और उनको इसको नेतृत्व दिया कि आप इस आंदोलन को चलाएंगे, जाके दारासन में आप अहिंसक ढंग से आंदोलन करेंगे। और अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई को उनके साथ सहयोगी रूप में उन्होंने देखे। तो उसका कस्तूरबा बाई को देखने का कारण ये था कि उस समय जब गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था तो उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ा था महिलाओं में, और पहली बार महिलाएं भारी संख्या में आई। तो उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन में अगर कस्तूरबा बाई जुड़ जाएंगे तो और महिलाओं का सहयोग इस सत्याग्रह के आंदोलन में जुटेगा। वैसा ही हुआ, सत्याग्रह में उसके बाद से महिलाओं का जुटना शुरू हो गया। तो ये लोग गए, तब अंग्रेजों को मालूम हुआ तो इसके बाद पहले ही उन्होंने अंग्रेज उनको कहाँ पहुँचे देते, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो वहाँ नहीं पहुँचा। अब इस आंदोलन का अगला नेतृत्व किसको दिया जाए, तो गांधी जी इसका आंदोलन का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद साहब और सरोजिनी नायडू को दिया गया और इन लोगों ने इस आंदोलन को बढ़ाया। ये आंदोलन ऐसा था कि इसका आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से अहिंसक आंदोलन भी हो सकता है। 400 के लोग गए कि वहाँ जहाँ ये फैक्ट्री था वहाँ अंग्रेज़ों ने तार से घेर रखा था, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पुलिस लगा दी थी। इधर सत्याग्रही अपना 400-500 की संख्या में जुटे थे, बैठे रहते थे और टुकड़ियों में 20-20, 25-25 लोग टुकड़ियों में जाते थे और उधर अंग्रेज कहते थे कि आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस आंदोलन में ये तय हुआ कि आगे बढ़ेंगे, अगर पुलिस इनको मारेगी डंडों से, कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई उनका विरोध नहीं करेगा, जितना भी मारेंगे उतनी लाठियां सहेगा, बर्दाश्त करेगा। जब वो घायल हो जाएंगे तो एक टुकड़ी वहीं कैंप लगे हुए थे, एक टुकड़ी जो है वहाँ सत्याग्रह को थी जो उनको स्ट्रेचर पर लाद के और फर्स्ट एड या दवा जो भी करना होता था उनको मरहम पट्टी वो करती थी। अब ये 20-25 की टुकड़ी जाती थी और सिपाही उसको डंडों से उनके ऊपर लाठी चार्ज करते थे, लोग घायल होते थे, स्ट्रेचर आता था, वो लाद के ले जाते थे, फिर दवा होती थी। इस तरह 25 की टुकड़ियों में आप देखिए सुबह से शाम तक इसी तरह होता रहा। एक भी सत्याग्रही ने हाथ नहीं उठाया, एक भी सत्याग्रही ने उनके ऊपर गुस्सा नहीं प्रकट किया और ये सहते रहे। ये दुनिया में ऐसा आंदोलन कभी इस तरह का सत्याग्रह कभी नहीं हुआ। इतना अहिंसक आंदोलन कि लोग उसमें 2 घायल होते गए, 2 लोग मर भी गए, फिर भी कहीं हिंसा नहीं हुई। और एक अमेरिकन पत्रकार बल्कि वहाँ मौजूद था जिसने दुनिया को लिखा कि मैंने आज तक विश्व में ऐसा अहिंसक आंदोलन नहीं देखा। और ये भी मैंने देखा कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता भी देखी और भारतीयों की अहिंसा में जो प्रगाढ़ विश्वास है वो भी देखा। मार खाते रहे, चोट लगती रही, कभी विरोध नहीं किया और इस तरह शाम तक ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन हिंदुस्तानी उससे एक भी हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटा। तो ये आंदोलन को दुनिया भर में जब ये फैला तो वो एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ कि और अंग्रेज़ों की क्रूरता का कि कितने क्रूर हैं कि जो इस तरह के सीधे साधे लोगों पर जो विरोध नहीं कर रहे हैं उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की बड़ी भूमिका थी और इस भूमिका के बाद वो एक कांग्रेस के तरह से बहुत बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। और उसी का आप देखिए कि इसके बाद जो है वो उसके बन गए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से अब्दुल कलाम आज़ाद साहब एक माने जाने नेता बने। इसके बाद ये 3 आंदोलन तो समझ लीजिए कि उन्होंने किया और अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो असहयोग आंदोलन गांधी चलाया उसमें भाग लिया। साथ साथ उन्होंने अपना जो जीवन है ना वो भी बिल्कुल गांधीवादी बना लिया। भारतीय ड्रेस पहनते थे, शेरवानी, और देखिए भारतीयों के हिसाब से वो चरखा चलाते थे, वो भी गांधी जी की तरफ से खद्दर पहनते थे और बिल्कुल उन्होंने भारतीय परिवेश में अपने को ढाल लिया। सादी जिंदगी और खद्दर और स्वदेशी और सारी चीज़ों में उन्होंने अपने को ढाल के एकदम भारतीय तौर तरीके का अपने को ढाल लिया इस तरह से सत्याग्रह के रूप में।
अब ये चौथा आंदोलन था उनका। वो चौथा आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब 1940 और 45 में दोबारा वो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये जो चौथा आंदोलन है वो आप समझिए कि ये भारत के इतिहास में वो समय था जबकि आज़ाद साहब अध्यक्ष थे और उसी समय जिन्ना ने शुरू कर दिया था कि हमें मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। और उन्होंने भी एक तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर विभाजन करने की पूरी हर तरह से जहर उगलना और उस तरह का माहौल बनाना वो सब शुरू कर दिया था। और यहाँ तक कहने लगे कि हम लोग एक दिन भी इनके नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने किया कि एक डायरेक्ट एक्शन प्लान किया, हम डायरेक्ट अगर अंग्रेज हमको अलग नहीं करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेंगे, जिसमें बहुत हिंसा हुई थी और उस हिंसा में हजारों लोग मारे गए थे। वो काल था जबकि अबुल कलाम आज़ाद साहब हिंदुस्तान को, मुसलमानों को ये बता रहे थे कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप धर्म के नाम पर कोई अलग देश बनाएंगे। और उनका तर्क भी था कि देखिए ये उनके तर्क थे और बड़े मजबूत तर्क थे। हालांकि उनके तर्कों का कोई जवाब किसी ने दिया नहीं और भारत पाकिस्तान बन गया। उनके दो बड़े मजबूत तर्क थे जिसको सबको जानना चाहिए। उनका पहला ये तर्क था कि ये अगर आप धर्म के नाम पर देश बना रहे हैं कि पाकिस्तान एक अलग देश बन जाए, अब ये क्यों बोलते हैं कि ये भारत में ठीक है, यहाँ हिंदुओं का देश था, यहाँ हजारों साल से हिंदू यहाँ रहते आए हैं, तो हिंदू अपने धर्म का पालन करते थे और हिंदुओं ने एक तरह से भारतीय संस्कृति का विकास किया। एक उन्हीं के हिंदुओं ने अपने धर्म के साथ साथ एक भारतीय संस्कृति का भी विकास उन्होंने किया। उसी तरह से मुसलमानों को भी लीजिए, मुसलमान भी भारत में कम से कम 1000 साल से अपने धर्म के साथ साथ वो भी भारत की संस्कृति विकसित करते। 1000 साल से तो मुसलमान रह ही रहे हैं भारत में। 1000 साल से मुस्लिमों ने भारतीय संस्कृति में इसी भारत की संस्कृति को विकसित किया। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रहे, हिंदू अपना धर्म अपनाए रहे और उन्होंने भारतीय संस्कृति उन्होंने विकसित की। उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर मुसलमानों के धर्म पे अगर आप एक देश बना लेंगे तो आपकी संस्कृति क्या रहेगी? तो धर्म रहेगा, संस्कृति तो आपकी रहेगी नहीं। संस्कृति तो वही है जो भारत में रह के आपने विकसित किया। तो जब भारत से आप अलग हो जाएंगे तो आपकी संस्कृति बचेगी क्या? तो एक संस्कृत विहीन धर्म के नाम पर देश बनाना ये कौन सी बुद्धिमत्ता की बात है? और ये कौन सा आपका और बिना संस्कृत के लोगों को आप कैसे एक जोड़ पाएंगे, लोगों को एक रख कैसे पाएंगे? पाकिस्तान बनने के बाद धर्म के नाम पर भी पाकिस्तान टूट सकता है आगे से। और जो कि अभी मैं बताऊंगा कि वो हुआ भी कैसे, उनकी भविष्यवाणी किस तरह से सफल दिख रही है। दूसरा उनका कहना था कि जैसे आपने बंटवारा किया तो जो धर्म के नाम पे जिन प्रांतों में अधिक मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान बन गए, वो पाकिस्तान देश मान लिया। जिन राज्यों में अगर मुसलमानों का बहुमत नहीं है वहाँ तो मुसलमान रह जाएंगे। जैसे उदाहरण उन्होंने कहा कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और या मद्रास है, इसमें बहुत सारे मुसलमान रह जाएंगे। तो ये मुसलमान तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे और ये मुसलमान अगर माइनॉरिटी में हो गए तो ये मुख्य धारा की राजनीति से इनको महत्व खत्म हो जाएगा, ये मुख्य धारा की राजनीति से ही अलग हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लोग अगर एक तरह से संस्कृत विहीन हो जाएंगे और जो भारत में मुसलमान रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? राजनीतिक विहीन हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य धारा की राजनीति तो रहने जाएगी उनकी, तो वो उससे विहीन हो जाएंगे। तो दोनों देखिए कि यहाँ जो मुसलमान रह गए तो राजनीति विहीन, मुख्य धारा की राजनीति से अलग थलग हो गए, और वहाँ जो है जो मुसलमान देश बनेगा वहाँ अपनी संस्कृति से विहीन हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हजारों साल से मुसलमान यहाँ रह चुके हैं तो कोई कारण नहीं है कि देश आज़ाद होने के बाद अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहे और अब एक साथ रह के इस देश का विकास न करें। अब देखिए ये कितना आप अपने आप में आज देखिए कि उनकी बात तो लोग सुना नहीं लोगों ने, हालांकि मजबूरन उन्हें भी इन बंटवारे पर
के साथ खड़ा होना पड़ा, लेकिन वो हमेशा ही कहते रहे और आखिरी दम तक कहते रहे। उन्होंने अपने जो किताब भी लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, उन्होंने कई बहुत किताबें लिखी, बहुत पत्रिकाएँ निकाली, बहुत से अखबार निकाले, और इंडिया विंस फ्रीडम किताब में सारी बातों को जिक्र किया है। और इस बंटवारे के बारे में उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह से उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम किताब में उन्होंने 30 पन्ना ऐसा लिखा था कि जिसमें कह दिया था कि ये 30 पन्ने हमारे मरने के 30 साल बाद उसको प्रकाशित किए जाएंगे, और उसमें उस बात को उन्होंने उद्घाटित भी किया है कि कैसे वो ये नहीं, किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा। अब आज देखिए पाकिस्तान ने जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसकी क्या दुर्दशा हुई। एक तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान एक नहीं रह पाएगा, पाकिस्तान टूट गया, 2 राज्य में हो गया। उनकी संस्कृति तो अब कुछ है नहीं, वो संस्कृति की बात ही नहीं करते हैं। अगर वो भारत में रहते तो भारतीय संस्कृति, उनकी संस्कृति, उनकी अपनी संस्कृति थी। अब वो भटकते रहते हैं, तो कभी अरब संस्कृति की बात करते हैं, तो कभी इधर की संस्कृति, मतलब बिल्कुल संस्कृत भी राज, एक बिल्कुल जो एकता का कोई सूत्र ही नहीं है जिसको पूरे लोगों को बांध के रख सके। पाकिस्तान के अंदर भी क्या हो गया है, पाकिस्तान में तमाम छोटे छोटे राज्य विरोध कर रहे हैं और अलगाव पर के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल टूटेगा ही पाकिस्तान, एक रह नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में कोई एक केंद्र नहीं रह गया, धर्म में नहीं चला पाया। अब धर्म, वहाँ पाकिस्तान राज्य का 3 केंद्र बिंदु, एक तो नेताओं के केंद्र है, कमजोर नेताओं का, वो अपने सरकार चलाते हैं। दूसरा सेना की उनकी शक्ति है, और केंद्र बिंदु है जहाँ सत्ता केंद्रित है। और तीसरा सत्ता का केंद्र बन गया उग्रवादियों का, जो कि किसी कंट्रोल में नहीं है, ना सेना कंट्रोल में है, ना नेताओं कंट्रोल में है, वो अपना अलग साम्राज्य चलाते हैं। और इस तरह पाकिस्तान देखते देखते देखिए कि किस तरह से अब अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है कि मेरा अस्तित्व भी बचेगा नहीं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बचाने के लिए चीन जैसे देश की मदद लेनी पड़ी, अब उसके पीछे पीछे घूम रहा है। अब बताइए क्या उसकी दुर्दशा हो रही है कि भारत जैसे सांस्कृतिक देश में जहाँ इतने सालों तक, हजारों साल तक रहा, अपने अस्तित्व को अलग करके, और एक चीन जैसे देश है जिससे उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे गिड़गिड़ा रहा है और उनके साथ बात मार रहा है, और एक तरह से गुलामी ही कहिए कि उसकी गुलामी कर रहा है। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का ये देखिए कितनी भव्य भविष्यवाणी थी। और दूसरा भारत के मुसलमानों को देख लीजिए, भारत में भी मुसलमानों का जब चला गया, मुस्लिम के नाम से पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ जो मुसलमान बने आज वो मुख्यधारा के राजनीति में से बाहर है। वो मुख्यधारा राजनीति में तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो आए नहीं, इतने आसानी से तो आ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक पाकिस्तान का बंटवारा ने उनको ऐसे हालात में कर दिया है कि उनके लिए मुख्यधारा में जुड़ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो दृष्टा थे, जो ऐसे नेता होते हैं वो इस तरह के राजनीतिक नेता नहीं थे, जिन्ना जैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कि सत्ता के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को करने वाले नेता नहीं थे। वो तो मुस्लिम समाज को एक भविष्य के, मुस्लिम समाज का भविष्य क्या होगा उस दृष्टि से देख रहे थे। और उस दृष्टि से उन्होंने हमेशा ये कहा था कि भारत को में हिंदू मुसलमानों के एक साथ रहना चाहिए। और आज कल्पना करिए कि आज हिंदू मुसलमान भारत में एक साथ रहे होते तो क्या परिदृश्य होता था। भारत एक बहुत मजबूत दुनिया का राष्ट्र बनता, या हिंदू मुसलमान अगर एक मिलकर रहते तो हर तरह से इनका विकास होता। कम से कम 2-3 प्रधानमंत्री मुस्लिम भारत में अब तक हो चुके होते, और भारत कई क्षेत्रों में दुनिया का मैं समझता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन चुका होता। लेकिन उस राजनीतिक महत्व का बिना दूरदर्शिता के, कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोग, जिन लोगों ने देश को तोड़ा, आज उसका पूरा मुसलमान समाज भुगत रहा। और लंबे समय तक मैं तो देख रहा हूँ कि अब लंबे समय तक मुसलमानों को उस एक गलती का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान तो अब गया ही, खत्म ही हो गया, और भारत में मुसलमानों को मुख्य धारा की राजनीति में आने में अभी भी समय लगेगा। तो लेकिन कुछ लोग कहते क्या है कि मुख्य धारा की राजनीति में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी फिर उसी तरह से गलतियाँ, कोई धार्मिकता के नाम पर कोशिश जो कर रही है वो मुख्य धारा में जुड़ने में और मुश्किल पैदा कर सकता है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद के इस महानता को आप समझिए कि देखिए कितने दूरदर्शी, कितने महान, और कितने मुसलमानों के हित के लिए, देश के हित के लिए, जो उन्होंने वो कहते थे कि ये मुसलमान गलत समझते हैं कि इस्लाम जो है राष्ट्र प्रेम के किसी तरह से विरोध में है। राष्ट्र प्रेम भी हो सकता है और इस्लाम भी चल सकता है। वो बार बार इस बात को समझते थे कि इसको कोशिश करो तो राष्ट्र प्रेम और इस्लाम को कोई अलग नहीं मानते थे। वो इस्लाम की व्याख्या खुद विद्वान इस तरह से करते थे कि राष्ट्र प्रेम और इस्लाम एक ही में, कहीं कोई विरोधाभास नहीं।
जबकि उल्टे वो जिन्ना वगैरह वो कहते थे कि वो मुसलमान जो मौलाना थे बहुत सारे, वो राष्ट्र प्रेम और मुसलमान इस्लाम को अलग अलग व्याख्या करके, और उन्होंने बहुत भारी संख्या में, करीब मैं तो समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान और करीब 20 के 40-50 करोड़ मुसलमानों के जीवन को उन्होंने एक तरह से बहुत मुश्किल में डाल दिया है इस तरह के उस समय में। जबकि मौलाना ने 40 करोड़ मुसलमानों को जीवन को एक बहुत ऊर्जावान, राजनीतिक रूप से सशक्त और हर मामले में आगे बढ़ाने का कार्य के दृष्टि से काम कर रहे थे। तो ये देखिए, अब आज मैं इसी संदर्भ में कहूँगा कि ये जो भी मौलाना साहब ने कहा वो दिशा को नहीं देखा, उन्होंने भविष्य को देखा, और ये नहीं देखा कि हमारे विपरीत चीज़ें जा रही हैं, इसका परवाह नहीं कि हमेशा भविष्य को देखते हुए बात कहते थे। आज भी मैं याद से कर रहा हूँ कि जब गांव सरकार की बात मैं जब करता हूँ ना, तो ये देखेगा, ये हम बहुत सारे लोग होता है कि नेता और राजनीतिक पार्टियाँ और ये तमाम लोग वो अपने ढंग से उसको बताती हैं और इससे क्या हो जाएगा और क्यों क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य में गांव का तरक्की और विकास तभी हो पाएगा जब गांव की सरकार बनेगी। ये समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक गांव की सरकार नहीं बनेगी, गांव की सरकार बनेगी तो लोगों को अपने गांव का विकास करने का पूरा अधिकार मिलेगा, अपने ढंग से विकास करने का अधिकार मिलेगा, रोजगार जितना चाहें उतना रोजगार बढ़ा लेंगे, जिस तरह से अपने सभ्यता और संस्कृति को बचा लेंगे। अब ये जो अभी गांव में हमें तो बहुत भयानक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अगर गांव की सरकार समय से नहीं बनी तो ये जो कॉर्पोरेट वाले आ रहे हैं गांव में घुसेंगे, तो ये कॉर्पोरेट वाले जो प्राइवेट खेती के माध्यम से कॉर्पोरेट वाले जो घुसने जा रहे हैं, ये अगर घुसेंगे तो गांव की सभ्यता और संस्कृति तो एकदम खत्म कर देंगे, धीरे धीरे गांव को ही खत्म कर देंगे। इसलिए जितना जल्दी गांव की सरकार बने, जितने लोग गांव की सरकार बन के अपनी व्यवस्था को चलाने लगे, अगर गांव की सरकार रहती तो कॉर्पोरेट को घुसने नहीं देती और कॉर्पोरेट को आने नहीं देती गांव में। आज गांव की सरकार नहीं है क्योंकि कानून तो राज्य सरकार जैसा चाहती है वैसा बना देती। अगर गांव सरकार आती तो गांव सरकार खुद ही अपना नियम बना देती कि हम किसी भी कॉर्पोरेट को ठेके पर काम नहीं करने देंगे, तो उसको मानना पड़ता। लेकिन आज गांव सरकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे, मैं यही कहता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो चुका उसको समझिए। नौजवानों देखिए, इस तरह से उन महापुरुषों को देखिए कि कैसे वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते थे। आप भी इन विपरीत परिस्थितियों को परवाह न करिए, अपने भविष्य को, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए आप गांव सरकार के लिए काम करिए। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी मैंने जाके अपने गांव में 27 तारीख को, 27 को रविवार था, 27 में मैं अपने गांव में गांव सरकार के अभियान को चलाने के लिए धारा 15 को जलाया और नारा दिया कि धारा 15 मुर्दाबाद, गांव सरकार जिंदाबाद, गांव सरकार लाओ, गांव को स्वर्ग बनाओ। आप भी अपने अपने गांव में पहले शुरुआती तौर पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यही नारा लगाइए। इसी तरह करिए। गांव धारा 15 पंचायती राज अधिनियम के धारा 15 को फूंकिए, जुट के नारा लगाइए, और यही जो नारा मैंने दिया इसी नारा को दीजिए, और जितना जल्दी है उतना जल्दी अपने गांव की सरकार बना के इन महापुरुषों से प्रेरणा लेके गांव की सरकार के आंदोलन में जुट जाइए। धन्यवाद साथियों।